Hello student, welcome to Education Friendly. My name is Pratibha Singh and I am going to teach you C language. अब हम लोग C लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो हम पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज पढ़ते क्यों हैं। हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे क्या होता है और प्रोग्राम कैसे डेवलप होते हैं। तो प्रोग्राम हमारे क्या होते हैं? प्रोग्राम हमारे होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। किसी भी पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा C = A + B, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारा एडिशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा गया है, तो ये हमारा प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही कई मल्टीपल प्रोग्राम हमारे जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे कई सारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको एक कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए हमको कई सारे प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा जो कि अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारे प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन बनके एक कैलकुलेटर बनेगा। कैलकुलेटर हमारा सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर हम क्यों बनाते हैं? कोई भी सॉफ्टवेयर हम इसलिए डेवलप करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। जो काम हमको जिसमें हमारा ज्यादा टाइम लगता है उसमें हमारा टाइम बच सके, दैट्स व्हाई हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं, जो ऑलरेडी कंप्यूटर में होते हैं इंस्टॉल, उन्हें हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए एडिशनल सॉफ्टवेयर डालते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम ले सकते हैं MS ऑफिस, फोटोशॉप, मीडिया प्लेयर, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक एग्जांपल्स हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए हम C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो C लैंग्वेज में क्या होता है? C लैंग्वेज की जो सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर क्वालिटी है वो ये है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों ही तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, C लैंग्वेज जो है हमारी, C लैंग्वेज हमारी सबसे कम लाइब्रेरी वाली लैंग्वेज है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है, जिसमें आप मतलब इसको किसी भी लैंग्वेज का, इसे भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम बेसिक लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो भी काफी लिमिटेड कीवर्ड्स हैं C लैंग्वेज में। ठीक है, C लैंग्वेज में क्या होता है ना, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है क्योंकि ये हमारी मिड लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब आप सोच रहे होंगे मैंने मिडिल लैंग्वेज वर्ड यूज किया है, तो मिडिल लैंग्वेज क्या होती है? देखिए कोई भी जो लैंग्वेज है, एक सेकेंड, कोई भी जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो 3 तरीके की होती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 तरीके की लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो 0 और 1 को सिर्फ समझता है। तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि सिर्फ 0 और 1 कोड में लिखी जाती है, जिसमें कि हम कोई भी इंग्लिश वर्ड और कोई वर्ड्स नहीं यूज करते, जिसमें हम सिंपली 0 और 1 मतलब यही सिर्फ यूज करते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि असेंबली कोड्स के साथ लिखी जाती है। मतलब कुछ ऐसे कोड जैसे कि हमने ABC इन सबको कुछ कोड्स दे दिए एंड हमने कुछ मतलब कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज होते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज में जो लैंग्वेज जिसमें हमने कोड लिखा है उसको नॉर्मल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कंपाइलर का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर हमारा एक ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
ठीक है। ऐसे ही होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हमारी जनरल लैंग्वेज है, जिसमें हम अभी कोड लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम बेसिकली कोड लिखते हैं, वो कोड हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के हेल्प से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब हमने बोला था मिड लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज के बीच की जो लैंग्वेज होती है उसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सी हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो कि असेंबली को भी सपोर्ट करती है और हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है, इसलिए सी जो है वो काफी पॉपुलर है। ठीक है। अब हमने सी के बारे में ये सब कुछ जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज हमारी बेसिकली आई कहाँ से। सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिची ने डेवलप किया था। ठीक है। अब उससे पहले बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप ने एल्गो नाम की एक लैंग्वेज डेवलप की, जो कि मशीन लैंग्वेज और जो ऑलरेडी लैंग्वेज जो चल रही थी उसका एक एडवांस वर्जन था। लेकिन उस लैंग्वेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, जिसको लिखना आसान नहीं था, जिसको मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में तो आसान था लेकिन नॉर्मली उसको समझ पाना बहुत मुश्किल था, तो उसका एक इम्प्रोवाइज वर्जन आया सीपीएल। सीपीएल को हम बोलते हैं कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें एल्गो के सारे फीचर्स थे, साथ ही साथ कुछ और नए फीचर्स को ऐड किया गया। सीपीएल में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती थी, कई टाइम पे आके इसमें फेलियर हो जाता था। तो सीपीएल के बाद बीसीपीएल आई हमारी। बीसीपीएल को हम बोलते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मार्टिन रिची ने दी थी 1967 में। ठीक है। उसके बाद केन थॉमसन ने बीसीपीएल का एक मतलब बेटर वर्जन लेके आए, जिसको हम बोलते हैं बी लैंग्वेज। ये हमारी 1970 में आई थी। बी लैंग्वेज थी। अब ये जो लैंग्वेजेस थी ना, तो क्या किया डेनिस रिची ने एल्गो, सीपीएल, बीसीपीएल एंड बी, इन सारे लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन, सारे कीवर्ड्स और सारे फंक्शंस को यूज करके और उनको बेटर बना के एक लैंग्वेज डेवलप की, जिसको हम सी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। 1972 में लाई थी। सी लैंग्वेज जो है हमारी, वो बेसिकली जब डेवलप हुई थी 1972 में, वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप हुई थी। वो अदर लैंग्वेज मतलब अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं सपोर्ट करती थी। तो 1978 में जो उसमें फ्लॉज थे, जो कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइब्रेरी कम लाइब्रेरीज थी उस टाइम, फिर बाद में उसकी लाइब्रेरीज को बढ़ा के कैरन और डेनिस रिची ने इसका एक और बेटर वर्जन लाया 1978 में। आफ्टर डेट क्या हुआ कि ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बेस पे, मतलब जहाँ पे डेवलप हुई थी वहीं पे यूज होती थी। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस लैंग्वेज को देखा एंड इनके बेनिफिट को समझा, तो उसने क्या किया, इस लैंग्वेज को कॉमर्शियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया इन 1989। ठीक है। 1989 के बाद ये पूरे अमेरिका में यूज होने लगी लैंग्वेज। तो उसमें भी जब उन लोग ने उस पर भी काम कर रहे थे, वो बेसिकली उस पर काम चल रहा था, तो जब उन्होंने ये देखा कि जो हमने लाइब्रेरीज और जो सारे फंक्शंस रखे हैं वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको वहीं पे लिमिटेड कर दिया और बोला कि अब इसमें कोई और चेंजेस की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज यूज हो सकती है। तो 1990 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया कि ये यूज हो सकती है और इस लैंग्वेज में अब कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको एज इट इज पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है, इसमें कोड किया जा सकता है, ये इजी है और इसके मतलब ये आपके लिए बहुत आसान, मतलब बहुत इजीली इसमें आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो 1990 के बाद इसका कोई भी वर्जन नहीं आया है, 1990 में ही इसको ग्लोबल बना दिया गया था। ठीक है। अब हमने हिस्ट्री जान ली। ठीक है। तो अब मैं जरा इस वाले पार्ट को हटा देती हूँ। अब देखिए, हमने ये जान लिया लैंग्वेज क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, लैंग्वेज के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं। हम एक बार ये देख लेते हैं कि अगर हम कोड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। देखिए, हर चीज का सिंटैक्स होता है ना, तो सी लैंग्वेज का भी अपना एक प्रॉपर सिंटैक्स है। तो वो है हैश इंक्लूड stdio.h
हैश इंक्लूड conio डॉट h void main। ठीक है, ये है सिंटैक्स। और लास्ट में टर्मिनेटर। सेमी कॉलन जो है वो कोई भी जब हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सेमी कॉलन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसको टर्मिनेटर कहते हैं। अगर हम एक लाइन कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो हमारा वो लाइन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और हमें कंपाइलर एरर मिलेगी, कंपाइलर टाइम। ठीक है, अब देखिए हैश इंक्लूड क्या होता है। हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर होता है। हैश इंक्लूड हमारे प्री प्रोसेसर होते हैं। studio.h conio.h ये हमारी होती है लाइब्रेरी फंक्शन, और .h हमारी क्या होती है, ये हमारी हेडर फाइल होती है। ठीक है, और इसको हम ये जो पूरा जो ये सेक्शन है ना, इसको हम लिंक सेक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। ठीक है, मेन हमारा क्या है, ये इसके अंदर ही हमारे पूरे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। जो हमारे प्रोग्राम की जो बॉडी होती है, जैसे हमको सपोज दैट हमको लिखना है प्रिंट एफ हेलो, ठीक है, या कुछ भी हमको जो लिखना है वो सारी चीजें हम मेन के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखिए हमने यहाँ लिखा ना प्रिंट एफ हेलो, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन यहीं पे कंप्लीट हो गई। तो ऐसे हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना, तो अभी आज हमने प्रोग्राम पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, लैंग्वेज पढ़ ली, टाइप ऑफ लैंग्वेज पढ़ ली, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, हिस्ट्री ऑफ सी पढ़ ली। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है और हमने प्रोग्राम का सिंटैक्स भी देख लिया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे से बेसिक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, और हम इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।